नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके पास में लेके आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन इन फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में हम जो है वो यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने कल की जो क्लास हुई थी उसके बारे में बहुत सारे कमेंट पढ़े थे कि सर जो कंसेप्ट आज तक क्लियर नहीं हुए, खास तौर से बच्चों ने जो है वो टेलीग्राम पे मैसेज किए थे, ठीक है, कि सर सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं, जो क्लियर आज तक नहीं हुए वो आज क्लियर हो चुके हैं, या जो नर्सिंग टाइम पे नहीं है, कुछ बच्चों ने तो कहा कि जो 10 साल से क्लियर नहीं हुए वो आज जो है वो क्लियर हो चुके हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, बेसिकली हमारे पास में जो है वो मेन पर्पज यही होता है कि जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको जो है वो अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सको, उसको अच्छे तरीके से जो है आप कंसेप्ट बेस के आधार पे जो है वो क्लियर करो, ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड कहीं से भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अप्लाइड कैसे भी क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को आप जो है वो अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सको। क्लियर है? तो उसी कड़ी में आज हमारे पास में दोस्तों टॉपिक क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दो जो है वो हमारे पास में अलग अलग जो है वो डिसऑर्डर होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। आज हम क्लेफ्ट लिप को पढ़ रहे हैं, एक दो दिन बाद जैसे हम जो टाइम मिलेगा देन उसके बाद हम क्लेफ्ट पैलेट को जो है वो हम देखेंगे, देन उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर जो है वो इससे पूछे जाते हैं। इससे सबसे पहली चीज है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं या कैसे पूछे गए हैं उन सब के बारे में बात करें तो इसमें बेसिकली जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो इसके टाइप पे, ठीक है, कि क्लेफ्ट लिप के जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं, यूनिलेटर कौन सा होता है, बाइलेटर कौन सा होता है, पैलेट इन्वॉल्व होता है तो उसको कौन सा टाइप बोलते हैं, पैलेट इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसको कौन सा टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी टाइप हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, रटेंगे किसी भी चीज को नहीं है। और चाहे कितने भी टाइप हो, भाई हमारे पास में जो एग्जाम है वो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए हमें सीक्वेंस याद नहीं रखना, हमें पता होना चाहिए कि इस टाइप के अंदर ये प्रॉब्लम है या इस टाइप के अंदर जो है वो ये सारी चीजें आती है। तो ये चीज अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किसी भी चीज की कोई दिक्कत जो है वो हमें नहीं आएगी। तो इसी कड़ी में जो है हम सारे टाइप पढ़ेंगे। देन उसके बाद इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, या इसका सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो कौन सी एज में किया जाता है। जैसे चीलियोप्लास्टी किया जाता है, ठीक है, चीलियोप्लास्टी अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आ चुका है कि चीलियोप्लास्टी जो है वो कब की जाती है, कब टाइमिंग पे की जाती है, कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, बच्चे का वेट एटलीस्ट कितना होना चाहिए। वेट और हीमोग्लोबिन तो आपको याद रहे नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों टाइमिंग जो है वो जरूरी है कि 3 से 6 महीने के बीच में जो है वो किया जाता है। ठीक, देन उसके बाद में जो बच्चा क्लेफ्ट लिप से सफर कर रहा है उसमें आप फीडिंग कैसे दोगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमें आती है, इनको 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को जो है बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत जल्दी जो है वो हमारे पास में ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन बहुत ईजी है। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप सिंपल मीनिंग है कि जो हमारे पास में होठ है उसकी ओपनिंग रह जाती है या होठ जो है वो फ्यूजन नहीं हो पाता, ठीक है। गेस्टेशनल पीरियड में या हम कहें कि डिलीवरी से पहले जो है वो हमारे पास में बच्चा पेट के अंदर रहता है तो उसमें हमारे पास में जो अपर लिप है उसका फ्यूजन नहीं हो पाता। एक्चुअली ये जो है हमारे पास में फ्यूजन किस तरीके से होता है मैं आपको बता दूं कि दोनों इस साइड से होकर फिर आपस में अटैच होते हैं, यानी कि होठ ऐसे ऊपर नीचे नहीं होते, ऐसे होते हैं, ठीक है, नहीं बीच में से होता है, तो ये आपस में आके जो है वो अटैच होता है। इस तरीके से जो है वो निर्माण होता है। अब अगर उनका सही तरीके से फ्यूजन नहीं हो तो ये होठ बीच में से जो है वो जुड़ेगा नहीं और जिस ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल कटा हुआ है। कटता नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी चाकू से या तलवार से ये युद्ध में जो है वो चीज कट जाती है, वैसा नहीं है, कटा हुआ जैसा हमें दिखाई देगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास में फ्यूजन होना चाहिए था, बीच में आपस में जुड़ना चाहिए था, वो जो है वो नहीं जुड़ पाते, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लेफ्ट लिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कोई डेफिनेशन इसकी हार्ड नहीं है। तो एक क्लेफ्ट लिप इज कंजेनाइटल डिफेक्ट। कंजेनाइटल डिफेक्ट का मतलब हो गया दोस्तों बाई बर्थ, ठीक है, बाई बर्थ, जन्म से या जन्मजात जिसको हम कहते हैं उसको बोलते हैं कंजेनाइटल। तो क्लेफ्ट लिप इज ए कंजेनाइटल डिफेक्ट in which there an opening or gap in the upper lip due to incomplete fusion of maxillary and nasal process during early fetal development। यानी कि क्लेफ्ट लिप है वो एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है
जिसमें क्या होता है कि या तो ओपनिंग रह जाती है या गैप रह जाता है किसमें, अपर लिप में। क्यों? ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड मीडियल नेजल प्रोसेस। ये जो मैक्सिलरी, ऊपर वाला मैक्सिलरी पार्ट, नीचे वाला मैंडिबल पार्ट, तो या तो ये मैक्सिलरी या जो मीडियल नेजल प्रोसेस है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास में नेजल प्रोसेस है, इनका सही तरीके से जो है वो फ्यूजन नहीं हो पाता। कहां पे? फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट इन द सेंस जब बच्चा पेट के अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं फीटल डेवलपमेंट कंडीशन। तो फीटल डेवलपमेंट कंडीशन के अंदर या फीटल डेवलपमेंट के दौरान जो हमारे पास में मैक्सिलरी और नेजल प्रोसेस है वो फ्यूजन या आपस में सही तरीके से नहीं जुड़ पाते हैं, जिसकी वजह से अपर लिप जो है उसके अंदर गैप रह जाता है या ओपनिंग रह जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। और ये कंजेनाइटल होता है। कंजेनाइटल इन द सेंस बाय बर्थ, जन्मजात होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो यहां से आपको गैप या हमें कहें कि ओपनिंग जो है वो हमें दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इन द सेंस कि कब और किसकी वजह से, यानी कि कब जो है वो इसका फ्यूजन होता है। भाई ये तो हमने बता दिया कि पहले जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तब दोनों आपस में जो हो फ्यूजन होते हैं। तो ये फ्यूजन कब होते हैं? ठीक है, तो नॉर्मली द स्ट्रक्चर ऑफ अपर लिप फ्यूजन, यानी कि नॉर्मली जो है वो अपर लिप के जो फ्यूजन होता है या अपर लिप का जो जुड़ना होता है वो कब हो जाता है? 4th एंड 7th वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, चौथे और 7वें सप्ताह के अंदर गेस्टेशन पीरियड में वहां पे हो जाता है। ठीक है, और फेलियर टू फ्यूजन रिजल्ट ए क्लेफ्ट लिप। अगर उस टाइम पे सही तरीके से नहीं जुड़ पाता तो फिर रिजल्ट क्या निकलता है? क्लेफ्ट लिप जो है वो हमारे पास में निकलता है। नॉर्मली 4 से लेके 7 सप्ताह के बीच में जो है वो ये फ्यूजन हो जाता है। बच्चा जब पेट के अंदर आता है तो गेस्टेशन पीरियड के बाद में 4 से लेके 7वें सप्ताह के बीच में जो है वो इनमें फ्यूजन हो जाता है, यानी कि इनको जो है वो अटैच हो जाना होता है, लेकिन वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है? क्लेफ्ट लिप जो है वो मिलेगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप के जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं? तो दोस्तों टाइप की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिर्फ क्लेफ्ट लिप के मैंने टाइप बताए हैं। हालांकि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को देखा जाए तो मेजोरिटी रूप में, ठीक है ना, 100% नहीं है बट मेजोरिटी रूप में जिस बंदे को क्लेफ्ट पैलेट है उसको क्लेफ्ट लिप भी जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, 100% नहीं है लेकिन देखने को मिलता है। तो ये मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ क्लेफ्ट लिप का लिया है। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट का अलग आता है। ठीक है, पहले हम जो है वो डिटेल से इसके बारे में देख लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम क्लेफ्ट पैलेट वाले को भी देखेंगे। सबसे पहले आ गया दोस्तों यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप। यूनिलैटरल मतलब सिंगल साइडेड। जैसे मान लो यहां पे कट है या ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप। ठीक है, बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप क्या होगा? दोनों साइड में, यानी कि ये जैसे सेम स्ट्रक्चर यहां है वो सेम स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रक्चर यहां है वो यहां पे भी प्रेजेंट रहेगी, उसको हम कहते हैं बाइलेटरल। अभी सारी इमेज के द्वारा जो है वो दिखा देता है। सबसे पहले आ गया हमारे पास में यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप। वन साइडेड ऑफ लिप इज अफेक्टेड। एक साइड का जो लिप है वो अफेक्टेड होगा। जैसे ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में यूनिलैटरल। ठीक है, लेफ्ट यूनिलैटरल, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप। सेकंड आ गया हमारे पास में बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप। बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप होता है बोथ साइडेड ऑफ लिप आर अफेक्टेड। दोनों साइड में जो है वो कट रहेगा इस तरीके से। ठीक है, ये आप देख रख सकते हो। ये हो गया हमारे पास में बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। पैलेट यहाँ पे दे रखा है लेकिन पैलेट हमें नहीं दिख रहा, लेकिन दोनों साइड से जो है वो लिप टूटा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप। सेकेंड आता है हमारे पास में, थर्ड आता है इनकम्प्लीट क्लेफ्ट। इनकम्प्लीट क्लेफ्ट का मतलब होता है सिर्फ ये लिप जो है वो अलग है। ठीक है, ओनली पार्ट ऑफ लिप इज क्लेफ्टेड। क्लेफ्टेड का मतलब होता है दोस्तों कटा हुआ या अलग। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप का मतलब हो गया, इनकम्प्लीट क्लेफ्ट का मतलब हो गया कि सिर्फ ये जो होठ है, ये जो लिप है, यही जो है वो इनकम्प्लीट है या यही जो है वो कटा हुआ है, इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट क्लेफ्ट। कंप्लीट क्लेफ्ट किसको कहेंगे दोस्तों? ये लिफ्ट अंदर तक जो हमारे पास में नेजल साइनस है, यानी कि एक्सटेंड टू नॉर्थ राइट एंड पॉसिबल टू गम एल्वुलाई, यानी कि ये लिफ्ट कटा हुआ है और अंदर जो हमारे पास में गम्स है या हम कहें कि जो नोजल थ्रेलाई है, ठीक है, नोस्ट्री है, वहां तक भी जो है वो अलग है, इसको बोलेंगे क्लेफ्ट, कंप्लीट क्लेफ्ट लिफ्ट। समझ में आ गया? पूरी चीज क्लियर होगी? फिर से रिपीट कर रहा हूं। यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप का मतलब होता है होठ एक साइड में ही जो है वो कटा हुआ है।
क्लेफ्ट को मैं कटा हुआ बोल रहा हूं, ठीक है ना, यूनिट या जुड़ा हुआ नहीं है, फ्यूजन नहीं है। एक साइड में है तो उसको यूनिलेटरल, दोनों साइड में है उसको बाइलेटरल। इनकम्प्लीट का मतलब होता है सिर्फ ये लिप लिप है, यही कटा हुआ है या यही जुड़ा हुआ नहीं है, उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। कंप्लीट का मतलब हो गया हमारे पास में कि अंदर तक, गम्स तक, और जो हमारे पास में नोज थ्राई है वहां तक जो है वो ओपनिंग है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट क्लेफ्ट। यहां तक चीज क्लियर होगी। अब कुछ बच्चों में क्या होता है कि क्लेफ्ट लिप के साथ साथ क्लेफ्ट पैलेट भी जो है वो कटा हुआ आता है, या क्लेफ्ट पैलेट भी जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिफ्ट का फ्यूजन नहीं होता है, वैसे ही जो है वो पैलेट का जो है वो फ्यूजन नहीं होगा। अब पैलेट में फिर अलग अलग चीज आ जाती है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, अलग अलग है। तो उसके आधार पर बहुत सारा जो है वो क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक साइड से जो है वो लिप कटा हुआ है उसको यूनिलेटरल कहते हैं। लिफ्ट के साथ में जो है वो पैलेट भी कटा हुआ है तो क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा, ठीक है। बाइलेटरल, दोनों साइड में लिप कटा हुआ उसको बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप बोलेंगे। दोनों साइड के कटे होने के बाद में पैलेट भी दोनों साइड से कटा हुआ है तो उसको बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड बाइलेटरल क्लेफ्ट पैलेट बोलेंगे, ठीक है। देन सिर्फ पैलेट कटा हुआ है उसको हम बोलेंगे जो है वो हमारे पास में दैट इज क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये अलग अलग है। तो देखो पहली चीज यहां पर नॉर्मल लिप्स की हम ले लेते हैं, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज इनकम्प्लीट, ठीक है। यानी कि क्लेफ्ट लिप कटा हुआ है और पैलेट भी इनकम्प्लीट है। ये बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप है और पैलेट इनकम्प्लीट है। ये यूनिलेटरल है एंड कंप्लीट है। ऐसे हमारे पास में पैलेट की बात कर लेते हैं तो हमारे पास में पैलेट भी इन्वॉल्व होता है तो उसमें हम हमारे पास में पैलेट इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसे क्लेफ्ट लिप है, ये बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप है, ये नॉर्मल लेफ्ट पैलेट है, ये यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिफ्ट एंड पैलेट है, ये बाइलेटरल क्लेफ्ट लिफ्ट एंड फुल पैलेट है। दोनों पैलेट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे, पैलेट के अंदर भी पढ़ेंगे। हम बेसिकली यहाँ पे जो है वो सिंपल चीजें हमारे पास में क्लेफ्ट लिफ्ट के देख रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। यूनिलेटरल में एक साइड में कट है, बाइलेटरल में दोनों साइड में है, कंप्लीट इनकम्प्लीट में सिर्फ होठ है, कंप्लीट में हमारे पास में गम्स और नोज थ्राई भी इंक्लूड है। ये 4 टाइप के जो है वो हमारे पास में क्लेफ्ट लिफ्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक ये चीजें जो है वो क्लियर हो गई है, सिंपल है। आगे इतनी इमेज दिखाई, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर पैलेट इंक्लूड है तो आप पैलेट को कर सकते हो। लिप के साथ में पैलेट इंक्लूड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर इंक्लूड है तो फिर पैलेट को भी इंक्लूड कर दो, और नहीं है तो उसको कंप्लीट छोड़ दो, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इन द सेंस कि कितने % चांसेस जो है वो बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो अफेक्ट अबाउट 1 in 1000 बर्थ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 1,00,000 बच्चों, 1,000 बच्चों में जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि अगर 1,000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसमें ये जो है वो क्लेफ्ट लिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद मोर कॉमन इन मेल, ठीक है। मेल के अंदर क्लेफ्ट लिफ्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फीमेल के अंदर जो है वो हमारे पास में क्लेफ्ट पैलेट ज्यादा देखने को मिलता है। एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है क्यों होता है, लेकिन ये चीजें जो है वो देखने को मिलती है, ये रिसर्च कह रही है, ठीक है। तो मोर कॉमन इन मेल, क्लेफ्ट लिफ्ट जो है वो मोर कॉमन मेल में होता है, स्पेशली क्लेफ्ट लिफ्ट विदाउट और विथ पैलेट। वो मैंने आपको बता दिया कि क्लेफ्ट लिफ्ट जो है वो हमेशा कभी जो है वो ज्यादातर पैलेट के साथ में ही जो है वो होता है। नेक्स्ट, हाई रिस्क इन सर्टेन एथनिक ग्रुप्स, ठीक है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें ये सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि एशियन में या नेटिव अमेरिकन, इनमें जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया के कंपैरिजन में एशियन में और नेटिव अमेरिकन में जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ये इसकी एपिडेमियोलॉजी है। क्या कहती है एपिडेमियोलॉजी कि 1,000 बच्चों में एक बच्चे में संभावना है कि उसको क्लेफ्ट लिफ्ट जो है वो हो सकता है। दूसरी चीज, बेसिकली क्लेफ्ट लिफ्ट जो है वो मेल के अंदर होता है, क्लेफ्ट पैलेट जो है वो हमारे पास में जो है वो फीमेल के अंदर होता है, और क्लेफ्ट लिफ्ट जो है विथ और विदाउट पैलेट के साथ में हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये बेसिकली जो है वो एशियन और नेटिव अमेरिका में जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोजेज, ठीक है। क्या कोजेज है, क्या रिस्क फैक्टर है कि क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में क्लेफ्ट लिफ्ट होता है। यानी कि ऐसा क्या रीजन है कि बच्चा जो है वो क्लेफ्ट लिफ्ट के जो साथ जो है वो
पैदा होता है। तो सबसे पहला कोजेज आता है दोस्तों जेनेटिक कोजेज, और जेनेटिक कोजेज में आता है कि अगर कोई भी फैमिली हिस्ट्री रही है क्लेफ्ट लिप की या क्लेफ्ट पैलेट की, यानी कि जैसे उससे बड़े भाइयों में या उसके जो है वो पापा के भाइयों में कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर जो है वो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की जो है वो अगर हिस्ट्री रही है, तो फिर चांसेस है कि होने वाली पीढ़ी के अंदर भी जो है वो हमें ये चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि फैमिली हिस्ट्री टू क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ठीक है। नेक्स्ट सिंड्रोम कंडीशन, सिंड्रोमिक कंडीशन इन द सेंस वेंडर वॉर्ड सिंड्रोम होता है। वेंडर वॉर्ड सिंड्रोम जो है वो एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें डिटेल से ज्यादा कुछ भी नहीं दिया, आप अगर सर्च भी करोगे तो भी नहीं मिलेगा। वेंडर वॉर्ड सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्लेफ्ट लिप जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है या क्लेफ्ट लिप जो है वो अकर करता है। तो ये दो कोजेज है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कोजेज। देन एनवायरमेंटल कोजेज आ जाते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल कोजेज में क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले मैटरनल स्मोकिंग और अल्कोहल यूजिंग द प्रेगनेंसी। जो लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग या अल्कोहल का यूज करती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग या अल्कोहल का यूज करती है उसमें मोर चांसेस हो जाते हैं उस बच्चे के क्लेफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के। ठीक है। एंड यूज ऑफ टेट्रोजेनिक ड्रग्स। ठीक है, अगर टेट्रोजेनिक ड्रग्स यूज कर रहे हो जैसे एंटी कन्वर्जेंट में आ गया लवेरा आ गया, देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में एप्टोइन आ गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि टेट्रोजेनिक होती है, अगर इनका यूज कर रहे हो। ठीक है, ऐसे आइसोटेट्रोनिक है। ठीक है, ये एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स होती है। ठीक, जो कि बेसिकली जो है वो एपिलेप्सी कंडीशन में जो है वो दी जाती है। तो अगर टेट्रोजेनिक ड्रग्स यूज कर रहे हो तो फिर बच्चों में जो है वो हमारे पास में क्लेफ्ट लिफ्ट होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट डायबिटिक मैटरनल डायबिटीज एंड ओबिसिटी। अगर मदर जो है वो डायबिटीज से सफर कर रही है या मदर जो है वो ओबिसिटी है, बहुत ज्यादा जो है वो हेल्दी है, ओबिसिटी है, या फिर जो है वो हमारे पास में मैटरनल जो है वो डायबिटीज है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो हमें ये चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर जो है वो आपके आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उन बच्चों में भी जो है वो या उन मदर्स में भी जो है वो क्लेफ्ट लिफ्ट बच्चे होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट एक्सपोजर टू सर्टेन इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जैसे रूबेला। ठीक है, अगर रूबेला का इन्फेक्शन हो गया है तो फिर हमारे पास में चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको जो है वो क्लेफ्ट लिफ्ट होने की संभावना। तो ये एनवायरमेंटल कोजेज है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो क्लेफ्ट लिफ्ट के साथ पैदा हो सकता है। ये कुछ जेनेटिक कोजेज है जिसमें बच्चा जो है वो हमारे पास में क्लेफ्ट लिफ्ट के साथ जो है वो पैदा हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स इसका बहुत इजी है। ठीक है ना, क्या साइन सिम्टम्स होंगे आपको पता है कि बच्चा जो है वो क्लेफ्ट लिफ्ट के साथ पैदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो है वो यहाँ पे हमारे पास में न तो वो सही तरीके से जो है वो फीडिंग कर पाएगा। ठीक है, डेंटल एबनॉर्मलिटी हो गया, बोलने में चिल्ला जो है वो चिकने में उसमें दिक्कत आएगी, सोशल इश्यूज होंगे, ये सारे साइन सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले साइन सिम्टम्स आते हैं विजुअल गैप और नोच इन द अपर लिप्स। ठीक है, पहला साइन सिम्टम्स तो यही आ गया कि हमें जो है वो देखने से पता चलेगा कि उसको जो है वो क्लेफ्ट लिप है या नहीं है, चाहे वो यूनिलैटरल हो चाहे वो हमारे पास में बाइलैटरल हो। ठीक है, एंड नेजल डिफॉर्मिटी। ठीक है, अगर कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट लिप है तो हमें उसमें जो है वो नेजल डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। बार बार जो है वो क्लेफ्ट लिफ्ट बोलते बोलते जो है वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है। तो दोस्तों अगर कंप्लीट क्लेफ्ट लिप है, कंप्लीट क्लेफ्ट लिप में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे लिप्स में तो जो है वो फ्यूजन रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन जो गम्स है और जो नोट थ्राई है उसमें भी जो है वो गैप रहेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास में कंप्लीट क्लेफ्ट लिप है तो उसमें हमें नेजल डिफॉर्मिटी जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डिफिकल्टी इन लेचिंग एंड सकिंग ड्यूरिंग फीडिंग। ठीक है, डिफिकल्टी आएगी लेचिंग में। लेचिंग इन द सेंस कि जो हमारे पास में बच्चे का जो है वो पकड़ होती है, पकड़ इन द सेंस बच्चा जो है वो किस तरीके से ग्रैप्स करता है हमारे पास में मदर की ब्रेस्ट को, ताकि अच्छे तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग ले सके। तो किस तरीके से ग्रैप्स कर सकता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों लेचिंग। तो लेचिंग में जो है वो डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, क्या होगा, लेचिंग के अंदर जो है वो डिफिकल्टी आएगी, सही तरीके से जो है वो ग्रैप्स नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो जन्मजात है, नेचुरल है, नेचर ने पहले ही जो है डाल के भेजा है। जी नहीं, स्टार्टिंग में शुरुआत में जो है वो अगर पहला बच्चा होता है मदर का, तो मदर भी जो है वो अनकंफर्टेबल होती है, उसको भी पता नहीं होता, और बच्चे को तो खैर
अभी अभी पैदा हुआ है तो उसको तो क्या ही है। तो सही तरीके से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के अनुसार जो है वो अटैच करना जो है बहुत जरूरी होता है। तो लेचिंग रूम भी होते हैं बहुत सारे जो है वो लेबर डिपार्टमेंट में, या आपने देखा होगा वहां पे लेचिंग रूम भी आता है, ठीक है। तो लेचिंग में दिक्कत आएगी, और सकिंग ड्यूरिंग फीडिंग, जैसे बच्चा सक करेगा फीडिंग के दौरान उसमें प्रॉब्लम आएगी। देन स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इश्यू इफ कंबाइंड विथ क्लेफ्ट पैलेट, अगर क्लेफ्ट पैलेट है तो स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में इश्यू आएंगे। हालांकि इससे पहले ही इसकी सर्जरी कर दी जाती है, क्योंकि जो हमारे पास में क्लेफ्ट लिप की सर्जरी है वो 3 से 6 महीने के बीच में कर दी जाती है। लेकिन अगर सर्जरी नहीं की गई है तो उसके बाद में उस बच्चे को लैंग्वेज में और स्पीच में जो है वो दिक्कत आएगी, स्पेशली अगर क्लेफ्ट लिप के साथ में क्लेफ्ट पैलेट भी है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, डेंटल एबनॉर्मलिटी इन कंप्लीट क्लेफ्ट इन्वॉल्विंग एल्वोलस, ठीक है। डेंटल एबनॉर्मलिटी आएगी, बिल्कुल जो हमारे पास में कंप्लीट क्लेफ्ट लिप था, यानी कि पूरा होठ भी नहीं, होठ भी कटा हुआ था, होठ का भी फ्यूजन नहीं था। देन उसके बाद हमारे पास में जो अपर वाला मैक्जिला है उसमें भी फ्यूजन नहीं था, गम्स में भी फ्यूजन नहीं था, तो डेंटल एबनॉर्मलिटी आएगी, वहां पे दांत भी जो है वो सही नहीं आएंगे। नेक्स्ट, इमोशनल एंड सोशल इश्यू ड्यू टू फेशियल अपीयरेंस। ऑफ कोर्स सोच के देखो, ऐसा बच्चा हमें दिखे, आप सोचिए, ठीक है। वैसे ये बहुत प्यारा गोरा चिट्टा बच्चा है, लेकिन अगर ऐसा बच्चा जो है वो हमें दिखे तो बिल्कुल जो है वो सोशल इनसिक्योरिटी आती है, उसकी मदर को भी आती है, और बच्चा अगर थोड़ा बहुत समझदार हो गया, 1-1.5 साल का हो गया, तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये एक बड़ा जो है वो हमारे पास में आता है, ठीक है। सोशल स्टिग्मा जो है वो हमें देखने को मिलता है। इमोशनल एंड सोशल इश्यू ड्यू टू फेशियल अपीयरेंस, फेशियल अपीयरेंस की वजह से जो है वो सोशल इश्यू और इमोशनल इश्यू जो है वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस, किस तरीके से आप डायग्नोसिस करोगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस करने की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा एट बर्थ पे हम देखेंगे तो क्लेफ्ट लिप इज विजुअली अपियर्ड एट बर्थ, यानी कि क्लेफ्ट लिप होगा तो जन्म के समय ही हमें जो है बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दिख जाएगा। नेक्स्ट, इजीली डायग्नोस्ड बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ये जो है वो इजीली डायग्नोस्ड हो जाता है, ठीक है। आसानी से इजीली जो है वो डायग्नोस होगा, जैसे आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, हेड टू टो करोगे, यहाँ पे आपको क्लेफ्ट लिप जो है वो आसानी से दिख जाएगा। देन उसके बाद प्रीनेटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल इन द सेंस कि जो एंटीनेटल चेकअप करते हैं, ठीक है, डिलीवरी से पहले जो है वो चेकअप करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीनेटल। तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, तो डिटेक्ट बाय अल्ट्रासाउंड एज अर्ली एज 18 to 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। 18 से 20 वीक के अंदर जो है वो हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख सकते हो। तभी तो आपने देखा हुआ कि 18 से 20 वीक के अंदर जो है वो लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 की जो है वो यूएसजी करवाई जाती है। अगर आप में से कोई शादीशुदा है या आपने अपनी वाइफ को या किसी को भी जो है वो करवाया है, ठीक है, तो दोस्तों 18 से 20 वीक के अंदर जो है वो लेवल 2 यूएसजी जो है वो करवाई जाती है। लेवल 2 यूएसजी जो है वो यूं समझ लीजिए कि जो हमने अल्ट्रासाउंड नॉर्मली करवाते हैं उससे हाई लेवल की है, उसमें हेड टू टो पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है, आंखों का, नाक का, देन लिप्स का, माउथ का, देन उसका गले का, चेस्ट का, एब्डोमेन का, एक्सट्रीमिटीज का, सबका जो है वो अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो 18 से 20 वीक की गेस्टेशन के अंदर जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फीडिंग चैलेंजेज, ठीक है। फीडिंग चैलेंजेज की बात करें कि बच्चे को फीड कैसे करवाएंगे, चलो ये तो डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास में क्या क्या चैलेंजेज आते हैं। तो बच्चा अगर क्लेफ्ट लिप से सफर कर रहा है तो उसमें फीडिंग जो है वो चैलेंजेज आएंगे। अब उस फीडिंग चैलेंजेज को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, पुअर सील अराउंड द निप्पल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिफिकल्टी सकलिंग, या हम कहें लेचिंग नहीं हो पाता, ठीक है। अगर बच्चे का लिप्स कटा हुआ है या क्लेफ्ट लिप है तो बच्चा सही तरीके से जो है वो सील नहीं कर पाएगा। देखो बच्चा जब सक करता है तो आपने अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी देखा तो मैं आपको बता दूं कि निप्पल्स में जो है बच्चा बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल टाइट जो है वो फिक्स करता है, एयर भी अंदर नहीं जाती है, ठीक है। कभी कभी वो सक करता है तो कभी कभी वो जब थोड़ा सा लीकेज हो जाता है तो आवाज आती है, तो बिल्कुल एयर टाइट सील लगा देता है, माउथ से अपने लिप्स से जो है वो एयर टाइट सील लगाता है, फिर सक करता है। अब देखो लिप्स यहाँ पे जो है वो टोटल फ्यूजन नहीं है, कटा हुआ है, तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉपर सील नहीं हो पाएगी, और सील नहीं आएगी तो फिर डिफिकल्टी सकलिंग, ठीक है, सही तरीके से सक नहीं कर पाएगा, वैक्यूम नहीं बना पाएगा, तो दूध जो है वो सही तरीके से बाहर नहीं आ पाता है। नेक्स्ट, नेजल रिगर्जिटेशन। नेजल रिगर्जिटेशन क्यों हो सकता है? अगर हमारे पास में कंप्लीट क्लेफ्ट लिप है तो यहाँ पे लिप भी फ्यूजन नहीं हो रहा, और जो हमारे पास में नेजल है वो भी तरीके से फ्यूजन नहीं हो पा रहा, तो जैसे
दूध पिएगा वहां से बाहर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं नेजल रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट, रिस्क फॉर एस्पिरेशन, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्लेफ्ट लिप है, देन उसके बाद प्रॉपर जो है वो सील नहीं हो पा रहा, जैसे ही लेंगे एयर चली जाएगी या फिर जो है वो एस्पिरेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं रिक्वायर्ड स्पेसिफिक फीडिंग डिवाइस, एक स्पेसिफिक फीडिंग डिवाइस होते हैं जिसको हम बोलते हैं दोस्तों हेबरमैन फीडर। हेबरमैन फीडर भी जो है वो एक बार एग्जाम में इमेज के द्वारा जो है वो पूछा गया था। हेबरमैन फीडर क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारे पास में हम बोतल से बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसमें हमारे पास में इस तरीके की स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, इस तरीके की जो है वो स्ट्रक्चर आती है, राइट, और ये बोतल की आती है। हेबरमैन फीडर में क्या होता है कि ये बहुत लंबा आता है, ये देखिए, ये इस तरीके से लंबा आता है, ताकि ये जो है हमारे पास में, वो तो क्या आता है कि ये वाला पार्ट नहीं होता, जिसे मैं आपको कहूं ये वाला पार्ट नॉर्मल में जो है नहीं होता, ये डायरेक्ट यहीं पे अटैच होता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है डायरेक्ट यहीं पे अटैच होता है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो यहीं पे अटैच होता है, राइट। लेकिन जो बच्चे क्लेफ्ट लिप में, उनमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है वैक्यूम नहीं बन पाएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये काफी लंबा आता है, ठीक है, ताकि अंदर तक जो हो चला जाए और फिर अच्छे तरीके से जो है वो सकलिंग हो सके या सकिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसको हम कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड हेबरमैन फीडर, ठीक है। याद रखना, इमेज के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है हेबरमैन फीडर। ये एक स्पेसिफिक जो है वो फीडिंग बोटल्स आती है, इस तरीके की आती है जो मैंने आपको दिखा दी, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक जो है वो चला जाए और फीडिंग सही तरीके से हो जाए। अगर ये इतना सा ही पार्ट होता तो फिर जो है वो वैक्यूम नहीं बन पाता है और फिर जो है वो प्रॉपर सकिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप का जो है वो ट्रीटमेंट किस तरीके से करोगे? तो क्लेफ्ट लिप का जो है वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। अगर बच्चे का लिप जो है वो कटा हुआ है या क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम है बच्चे में, तो उसका कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। एक ही मैनेजमेंट है, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आ गया हमारे पास में सर्जिकल रिपेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों चीलियोप्लास्टी, ठीक है, चीलियोप्लास्टी करते हैं, ठीक। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है दोस्तों आइडल टाइमिंग की। अगर हम बात करें, ठीक है, आइडल टाइमिंग होता है दोस्तों हमारे पास में अराउंड 3 to 6 मंथ की एज में करते हैं। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, ठीक है। यानी कि आइडल टाइमिंग होते हैं हमारे पास में 3 से 6 महीने की, ठीक। तो 3 से 6 महीने में जो है वो हम इसकी सर्जरी कर ही देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि सर्जरी का नाम क्या है क्लेफ्ट लिप की, तो उसको बोलते हैं चीलियोप्लास्टी, ठीक है। और वो सर्जरी कब की जाती है? वो सर्जरी की जाती है 3 to 6 मंथ में, ठीक है। क्या सर्जिकल गोल है? सर्जिकल गोल है हमारे पास में कि यहां पे उसको कट करके आपस में जो है वो जोड़ दिया जाए, रिस्टोर लिप फ्यूजन एंड इंप्रूव अपीयरेंस, ठीक है। देन उसके बाद मिलार्ड और टेंशन, ये हमारे पास में जो है रेंडल टेक्निक होती है, जो कि नॉर्मली कॉमनली यूज ली जाती है। ये देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि ये क्लेफ्ट पैलेट का बंदा था, यहाँ पे चीलियोप्लास्टी किया, देन उसके बाद ऐसा हुआ और फाइनली जो हो बच्चा इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। रूल ऑफ 10 भी जो हो यहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन ये रूल ऑफ 10 जो हो वो हर जगह लागू नहीं होता। रूल ऑफ 10 क्या कहता है कि बच्चे की एज कम से कम 10 वीक होनी चाहिए, ठीक है। 10 वीक का मतलब समझते हो आप? 2.5 महीने, ठीक है। 10 वीक का मतलब हो गया 2.5 महीने। लेकिन दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप 2.5 महीने नहीं करके आओगे, आप करके आओगे 3 मंथ्स। क्या करके आओगे? 3 मंथ से लेके 6 मंथ के बीच में जो है वो चीलियोप्लास्टी जो है वो की जाती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर। देन उसके बाद रूल ऑफ 10 क्या कहता है? 10 पाउंड, बच्चे का वजन कम से कम जो है वो 10 पाउंड होना चाहिए, 4.5 kg का वेट होना चाहिए, और 10 ग्राम पर डेसीलीटर जो है उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो ये लगभग सही है रूल ऑफ 10, लेकिन ये 100% लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ 10 के अनुसार वीक जो एज है वो हमारे पास में 10 वीक से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो एज जो है वो 3 to 6 मंथ की जो है वो होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडिशनल ट्रीटमेंट। एडिशनल ट्रीटमेंट इन द सेंस, चलो चीलियोप्लास्टी तो आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी जो हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या करते हैं? कई बार क्या होता है कि चीलियोप्लास्टी करने के बाद में भी जो हो बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाता, तो स्पीच थेरेपी देते हैं। चीलियोप्लास्टी तो हमने कर दी, लेकिन डेंटल में प्रॉब्लम आती है, दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े निकल जाते हैं, तो फिर हम ऑर्थोडेंटिक केयर करवाते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब सर्जरी करते हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे होठ रह जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में नेजल पोलिप सही तरीके से नहीं अटैच है, तो ईएनटी रेफरेंस हम करवाते हैं, ठीक है। तो ये एडिशनल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। चीलियोप्लास्टी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से ठीक हो गया, क्योंकि चीलियोप्लास्टी में तो हमने इस लिप्स को जो हो फ्यूजन किया है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी इफ एसोसिएटेड विथ
क्लेफ्ट पैलेट। अगर किसी क्लाइंट को क्लेफ्ट लिप के साथ साथ क्लेफ्ट पैलेट भी है तो उसको बोलने में बड़ी दिक्कत आती है इन फ्यूचर में, तो हम स्पीच थेरेपी दिलवाते हैं। नेक्स्ट, डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक केयर, यानी कि कंप्लीट क्लेफ्ट लिप है तो उसमें हम डेंटल केयर जो है वो करवाते हैं। डेंटल केयर होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो है वो डेंटल या गम्स वाला पार्ट भी जो है वो अलग है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली। चाइल्ड और फैमिली को जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि क्लेफ्ट लिप वाला बच्चा जो है वो कैसे दिखाई देगा, तो उसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देते हैं। नेक्स्ट, ईएनटी रेफरल इफ रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन एंड हियरिंग इशू। अगर बार बार रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन हो रहे हैं या हियरिंग इश्यू हो रहा है तो हम ईएनटी रेफरल करवाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं जो है वो कोई प्रॉब्लम यूस्टिशियन ट्यूब में जो है वो आ रही है। ये एडिशनल ट्रीटमेंट हमारे पास में क्लेफ्ट लिप के हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे इसके बारे में? तो यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली। यानी कि सर्जरी से पहले जो है वो हम क्या नर्सिंग केयर करेंगे और सर्जरी के बाद में जो है वो हम क्या नर्सिंग केयर करेंगे, उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में हमारे पास में है असेस फीडिंग एंड वेट गेन। ठीक है, फीडिंग को असेस करेंगे और वेट गेन को असेस करेंगे, क्योंकि वेट गेन नहीं होगा इन द सेंस फीडिंग जो हो वो प्रॉपर नहीं हो रही। किसी भी बच्चे का जो हो डेवलपमेंट है या सही तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा है या नहीं ले रहा, उसका अंदाजा कैसे लगाओगे दोस्तों? आप फीडिंग से लगाओगे। तो फीडिंग को असेसमेंट करोगे और वेट गेन को जो है वो चेक करोगे। नेक्स्ट, एजुकेट पेरेंट्स अबाउट द कंडीशन एंड ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, पेरेंट्स को जो है वो आप एजुकेट करोगे और कंडीशन एंड ट्रीटमेंट को जो है वो आगे प्लान करोगे कि क्या कंडीशन हो सकती है और किस तरीके से कब जो है वो हमें सर्जरी करवानी है। उन सब के बारे में पेरेंट्स को जो है वो आप एजुकेट करोगे कि किस तरीके से आपको तब तक के लिए, यानी कि जब तक बच्चा 3 महीने का नहीं होता तब तक कैसे आप न्यूट्रिशन दोगे, किससे आप न्यूट्रिशन दोगे, ब्रेस्ट फीडिंग आप कैसे करवाओगे, इन सब के बारे में। और 3 मंथ का होने के बाद हम किस तरीके से इसका जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे, क्या सर्जरी होगी, उनके बारे में जो है वो एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट, सपोर्ट इमोशनल नीड ऑफ फैमिली। फैमिली को जो है वो इमोशनल नीड की बहुत ज़रूरत होती है उस टाइम पे, क्योंकि किसी भी फैमिली मेंबर्स का, पेरेंट्स का बच्चा अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो वो उनको तो अच्छा लगता है लेकिन दूसरों को बिल्कुल भी जो हो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो इमोशनली सपोर्ट जो हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं तो कहूँ कि इन सबसे ज़्यादा जो हो हमारे पास में इमोशनली सपोर्ट जो हो वो मेन इंपॉर्टेंट है। लास्ट आ जाता है टीच फीडिंग टेक्निक्स, यूज सॉफ्ट निप्पल या स्क्यूजेबल बोटल्स। यानी कि फीडिंग टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। जो हाइबरपेरिक फीडर है हमारे पास में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, ये हमारे पास में हैबरमैन फीडर है, उसको कैसे यूज लोगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, देन सॉफ्ट बोतल या सॉफ्ट निप्पल जो है वो यूज करेंगे। ऐसी बोतल जो अच्छे तरह से स्क्वीज हो सकती है, यानी कि उसको ऐसे पकड़ के मुंह में देके स्क्वीज कर देंगे तो दूध आसानी से अंदर चला जाएगा। तो इन सब के बारे में जो है वो क्लाइंट को टीच करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या हो सकती है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर या आफ्टर चीलियोप्लास्टी हम जो है वो क्या करते हैं। आफ्टर चीलियोप्लास्टी हमारे पास में जो है वो पोजीशन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि किसी क्लाइंट को जो है वो चीलियोप्लास्टी हुई है तो उसमें क्या पोजीशन देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हो, आपको पता ही है कि सर्जरी के बाद में हम क्या देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट लेटरल पोजीशन नहीं दी हुई है तो हम क्या देते हैं। तो दोस्तों लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट जो पोजीशन आती है वो आती है बैक, बच्चे को जो है वो उल्टा रखा जाता है। ठीक है, यानी कि पोजीशन इन्फेंट ऑन बैक और साइड टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन सूचर लाइन। ठीक है, सूचर लाइन पे इन सब पे जो है वो हमारे पास में जो है वो उस तरीके से, या एस्पिरेट प्रिवेंट करने के लिए हम बैक साइड से रखते हैं, या फिर हम जो है वो साइड लाइन पोजीशन जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट, एल्बो जो है वो रिस्ट्रेंट करेंगे। बच्चा जो है वो बार बार, आपको पता है कोई भी चीज आती है सीधा मुंह में लेता है, कुछ भी आप दोगे सीधा मुंह में लोगे। तो अगर वहां पे चीलियोप्लास्टी सर्जरी हुई है तो एल्बो को रिस्ट्रेंट कर देंगे। ठीक है, एल्बो को रिस्ट्रेंट कर देंगे। ठीक है, यानी कि एल्बो को बिल्कुल सीधा रख देंगे ताकि एल्बो जो है वो मुड़े नहीं और मुंह तक जो है वो हमने जो सर्जरी की है उसको जो है वो कोई इंफेक्शन या टच ना कर सके। एल्बो रिस्ट्रेंट टू प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम टचिंग और डिस्टर्बिंग द सूचर।
भाई बड़ा इंसान को कहीं पे भी सूचर होती है तो वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन छोटा बच्चा है और छोटा बच्चे को तो एक ही चीज है, और कहीं सूचर कर दोगे तो वहां टच नहीं करेगा। लेकिन अगर मुंह के ऊपर सूचर कर दिए तो जो भी चीज होती है, कुछ भी दोगे वो सीधा मुंह में जाएगा। ओरल फेज में होता है तो जो भी चीज दोगे आप मुंह में करोगे वो मुंह को टच करेगा, इसलिए एल्बो को जो है वो रिस्ट्रेंट कर दिया जाता है, ताकि वो जो है वो हमारे पास में सूचर को या उनको जो है वो डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट, क्लीन सूचर लाइन जेंटली विथ स्टरलाइज सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी हमारे पास में सूचर लाइन है उसको अच्छे तरीके से और जेंटली तरीके से स्टरलाइज सॉल्यूशन से जो है वो क्लीन रखेंगे। नेक्स्ट, अप्लाई प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। जो भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब किया जा चुका है या जो भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है उसको हम जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड वुड डिहेंस। ठीक है, इन्फेक्शन तो नहीं हो गया उसको मॉनिटर करेंगे, कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं होगी उसको मॉनिटर करेंगे, एंड वुंड अपनी जगह से हट तो नहीं गया। डिहेंस का मतलब होता है अलग हो जाना, या वहां से जो टांके खुल जाते हैं ना उसको हम बोलते हैं दोस्तों वुंड डिहेंस। तो कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग तो नहीं होगी या कोई वुंड डिहेंस तो नहीं होगा, उसको जो है वो मॉनिटर करेंगे, ये नर्स का काम है। एंड प्रोवाइड पेन रिलीफ। ऑफकोर्स कोई भी सर्जरी हुई है देन स्टिच लगे हैं तो पेन तो होगा ही होगा, तो जो भी पेन रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है वो हम देंगे। एंड एनकरेज पेरेंट इन्फेंट बाउंडिंग। एनकरेज करेंगे पेरेंट और इन्फेंट की बाउंडिंग को, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके अटैचमेंट में रह सके, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है थोड़ा सा जो है वो दूरी बन जाती है। तो ये हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे आफ्टर चिलियोप्लास्टी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन आ गया कि अगर आपने क्लेफ्ट लिफ्ट को जो है वो सही तरीके से नहीं किया, क्लेफ्ट लिफ्ट जो है वो आपने ठीक नहीं किया गया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन आ गया हमारे पास में फीडिंग एंड न्यूट्रिशन इश्यू। ठीक है, न्यूट्रिशन और फीडिंग से रिलेटेड जो है वो इश्यू आ जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर बच्चा जो है वो फीड नहीं कर रहा है तो प्रॉपर फीडिंग और न्यूट्रिशन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट, इंपेयर्ड स्पीच डेवलपमेंट। स्पीच डेवलपमेंट जो है वो इंपेयर्ड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बोलने उनसे रिलेटेड जो है वो डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आपने सर्जरी नहीं किया तो बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाएगा। पुअर डेंटल अलाइनमेंट। ठीक है, पुअर डेंटल अलाइनमेंट इन द सेंस दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े निकलेंगे या निकलेंगे भी नहीं, जहां पे फ्यूजन नहीं हो चुका वहां पे दांत भी नहीं निकलेंगे, तो डेंटल अलाइनमेंट जो है वो काफी ज्यादा पुअर होगा। नेजल डिफॉर्मिटी, ऑफ कोर्स क्योंकि यहां से भी ओपनिंग है, अगर कंप्लीट क्लेफ्ट लिप है तो अंदर नेजल जो है वो डिफॉर्मिटी होगी, क्योंकि वहां से भी तो ओपन है। एंड इमोशनल एंड सोशल चैलेंजेस, बहुत ज्यादा क्लाइंट अपने आप से ही गणना करने लग जाएगा। ऐसा जिसका क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है वो समाज के सामने जाने से भी घबराता है। ठीक है, तो इमोशनल और सोशल चेंजेस जो है वो हमें देखने को, चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे अगर क्लेफ्ट लिप की सर्जरी नहीं कराइए तो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। किस तरीके से जो है वो आप बचाव कर सकते हो। तो बचाव के लिए आपको हमने पहले ही कोजेज पढ़ चुके हैं कि जो मैटरनल है उस टाइम पे हम आयरन सप्लीमेंट देंगे, स्मोकिंग हटाएंगे, देन अल्कोहल को जो है वो हटाएंगे, देन कंटिन्यूस चेकअप करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, जेनेटिक काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें कराएंगे। इसके द्वारा हम जो है वो क्लेफ्ट लिप से जो है वो बचा जा सकता है, उससे प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन में हमारे पास में सबसे पहली चीज़ आ गई फोलिक एसिड सप्लीमेंट बिफोर कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और कंसेप्शन से पहले जो है वो फोलिक एसिड सप्लीमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि कोई भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो और क्लेफ्ट लिप डिजीज जैसी प्रॉब्लम ना आए। अवॉइड टेट्रोजेनिक मेडिकेशन। जो भी टेट्रोजेनिक मेडिकेशन है, जैसे कि हमारे पास में आ गई एप्टोइन, आ गई लवेरा, आ गया, ठीक है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स थी, वो सब ड्रग्स जो है वो हम अवॉइड करेंगे। एंड अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये भी आपको बताया कि जो मदर अल्कोहल और स्मोकिंग करती है उनके बच्चों में क्लेफ्ट लिफ्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो वो चीज को जो हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, अर्ली पेरेंटल केयर। ठीक है, पेरेंटल केयर अर्ली जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। एंड जेनेटिक काउंसलिंग कराएंगे इन फैमिली विथ हिस्ट्री ऑफ क्लेफ्टिंग। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी न किसी को जो हो पहले से क्लेफ्ट लिप है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जो हम जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो करवाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में निमोनिक्स। निमोनिक्स यानी कि क्लेफ्ट लिफ्ट जो है वो किस तरीके से जो है वो क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में सारी चीजें, मतलब इसका साइन सिम्टम से डिफॉर्मिटी, क्या हम सर्जरी करवाएंगे, क्या क्या दिक्कत आती है, वो सारी चीजें हमने निमोनिक्स क्लेफ्ट लिप के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो C4 कंजेनाइटल डिफेक्ट। ऑफ कोर्स जो क्लेफ्ट लिप है वो कंजेनाइटल डिफेक्ट है, पता है, वेरी गुड। नेक्स्ट,
L4 लिप एंड नोज में भी अफेक्टेड। आपको पता है कि क्लेफ्ट लिप के अंदर जो है वो लिप अफेक्टेड होता है और नोज में भी अफेक्टेड हो सकता है। ई से आता है ईटिंग एंड फीडिंग डिफिकल्टी आती है। बच्चा ईट तो क्या करेगा, लेकिन फीडिंग डिफिकल्टी आती है, ये चीज आपको बताइए, ठीक है। F4 फेशियल डिफॉर्मिटी। भाई ऐसा बच्चा होता है तो मदर भी जो है वो उसको कहीं ले जाने के लिए घबराती है, हालांकि वो उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फेशियल डिफॉर्मिटी होती है। T4 ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं दोस्तों, चिलियोप्लास्टी करते हैं, ये चीज आपको बताइए। प्रॉब्लम क्या क्या चीज में आती है दोस्तों, L4 लेचिंग डिफिकल्टी आती है, फीडिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। I4 इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, सर्जरी के बाद इन्फेक्शन के रिस्क जो हो बढ़ जाते हैं। और P4 साइकोलॉजिकली सपोर्ट, ठीक है। यानी कि क्लेफ्ट लिप के अंदर हमने इसी निमोनिक्स के अंदर सारी चीजें जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के दोनों का जो है वो हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीजें जो हमारे पास में क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले हम फीचर्स की बात करेंगे, पहले हम क्लेफ्ट लिप के फीचर्स की बात करेंगे, फिर हम क्लेफ्ट पैलेट के फीचर की बात करेंगे। अपीयरेंस की बात करेंगे तो ये दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये लिप्स में आती है, ठीक है। ओपनिंग इन अपर लिप्स में आती है, जबकि क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो हमारे पास में रूफ ऑफ द माउथ है, यानी कि जो ये पैलेट है वहां पे दिक्कत आती है, इनका फ्यूजन नहीं हो पाता। यानी कि क्लेफ्ट लिप के अंदर तो हमारे पास में जो लिप है उसका फ्यूजन नहीं हो पाता, और क्लेफ्ट पैलेट के अंदर जो हमारे पास में पैलेट है, ये वाला जो एरिया ऊपर देख रहे हो, इसमें फ्यूजन नहीं हो पाता है। जेंडर की बात करें तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि क्लेफ्ट लिप जो है वो मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि क्लेफ्ट पैलेट जो है वो फीमेल में देखने को ज्यादा मिलता है। फीडिंग इश्यू की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो लेचिंग में प्रॉब्लम आती है। लेचिंग इन द सेंस कि यहाँ पे जो है वो अटैच होता है या जो है वहां पे फिक्स होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। जबकि क्लेफ्ट पैलेट के अंदर नेजल रिगर्जिटेशन होगा, दूध वो पी भी लेगा, सही तरीके से फिक्स कर देगा, लेकिन जैसे दूध पिएगा तो नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगा, नेजल रिगर्जिटेशन होगा। सर्जरी की बात करें तो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होती है, उसको हम चिलियोप्लास्टी कहते हैं, और ये बेसिकली 3 to 6 मंथ के अंदर की जाती है। जबकि क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी जो है उसको हम पैलेटोप्लास्टी करते हैं, ये 9 से 18 मंथ के बीच में की जाती है, ठीक है। स्पीच प्रॉब्लम की बात करें तो क्लेफ्ट लिप अगर सिंगल होगा तो उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेस कॉमन, जबकि क्लेफ्ट पैलेट होगा उसमें स्पीच की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दोनों का कंक्लूजन और दोनों का सार मैंने आपको इस टेबल के अंदर जो है वो बता दिया है। इससे ज्यादा इजी तो मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं, ठीक है। आई थिंक सारी चीजें जो है वो बिल्कुल शीशे की तरह जो है वो क्लियर हो चुकी होगी कि क्लेफ्ट लिप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या इटियोलॉजी होती है, क्या साइन सिम्टम्स होता है, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, उसको हमने यहाँ पे जो है वो क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को जो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में भी जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हो उसके बारे में बता दीजिएगा। जिन बच्चों ने ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं, ठीक है, जैसे स्नैक बाइट का एक कमेंट आया था तो मैं उसको ले लूंगा, जैसे हमारे पास में सूटेबल टाइम रहेगा हम उसको ले लेंगे। देन आप कमेंट कर दीजिए, पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, ताकि अगर कोई कमी है तो हम उसको इंप्रूव करके और इफेक्टिव क्लास जो है वो हम बना सकें। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच।